बामसिफ और मूल निवासी के समर्पित कार्यकर्ता एवं राष्ट्र के प्रति अपनी एक सच्ची मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक बनने वाले उन सभी तमाम साथियों को मेरा एक बार पुनः अभिनंदन और धन्यवाद। आज का विषय है देश में बिगड़ते सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य के खिलाफ विद्रोह कौन करेगा, कब और कैसे। सवाल ये उठता है कि जो देश में आर्थिक, सामाजिक और ये चेतना की बात हो रही है, ये कोई लंबे समय के अंतराल की बात नहीं हो रही है। ये बात विगत 1-2 साल में जो एक महामारी के नाम पर जिस तरीके से देश में एक बड़ा प्रायोजित एक तरह का षड्यंत्र हुआ और उस षड्यंत्र का प्रतिफल हुआ कि सबसे ज़्यादा भुगते पूरा देश, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे मूल निवासी भाइयों को भुगतना पड़ा। अफसोस इस बात का है कि देश ने इन 2 सालों में जो आर्थिक स्थिति, जो राजनीतिक स्थिति, जो अपने एक लोगों के बीच की पीड़ा देखा है, उस देश की उस पीड़ा की रुंधन, उस पीड़ा की मर्म, उसकी दर्द, उसकी कष्ट आज तक प्रधानमंत्री जैसे लोग को नहीं समझ में आता है। मैं क्या बता सकता हूँ। आज जब मन की बात सुन रहे हैं आने के क्रम में, तो देश के प्रधानमंत्री के अहंकार देखिए कि वो कहते हैं कि मैंने जो वैक्सीन बनाया, दुनिया में इसका नाम हो रहा है, कोरोना पर विजय पा लिए हैं और देश की कोई मुद्दा नहीं। तो आज नदी दिवस है, विश्व रिवर दिवस है, छोड़िए कोरोना, छोड़िए समस्या, छोड़िए राजनीतिक समस्या, अब नदी बचाने के लिए दौड़िए। कैसे हमने साबरमती बचाया, कैसे हमने तमिलनाडु को बचाया, कैसे क्या बात है। बड़ा अफसोस है कि देश के ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, बल्कि ये 125 करोड़ उन लोगों की सहने की क्षमता है जो ऐसे वक्तव्य को भी सह जाते हैं और उनमें उबाल नहीं आता है कि कैसना विभत्स प्रहार से अभी हमने महीना भी नहीं बीता है, गुजरा है। अगर आज देश में कोरोना की बात कर रहे हैं, विगत में 2 सालों की बात कर रहा हूं, तो इसमें स्पष्ट पता है कि देश पूरी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर हुई। 16 लाख करोड़ रुपए की जो सरकारी इनकम होना चाहिए था, उसमें एवज में जो खर्च हुई इस देश की कोरोना का टाइमिंग में, उसके एवज में मात्र 9 लाख करोड़ रुपए की भारत की हुई है। आर्थिक रूप से बेरोजगारी का बहुत दर बढ़ा है और इस क्षेत्र में जो मेडिकल साइंस और हेल्थ पर रिपोर्ट आया है वो बहुत ही खराब और चिंताजनक है। आज भी देश की स्थिति में सिर्फ 135% बजट हेल्थ सेक्टर में पास किया गया, पर उसकी स्ट्रक्चर्स को देखा जाए, इस देश की आर्थिक विकास को देखा जाए, जो अर्थव्यवस्था को ऋण और स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर देखा जाए, तो ऐसा कोई भी आधारभूत डेवलपमेंट की बात नहीं करते। इस बजट में इस बात का प्रावधान किया जाता है कि 11,000 ग्रामीण क्षेत्रों में और 17,000 अर्बन क्षेत्रों में नए हेल्थ सेंटर की स्थापना होगी, पर इस बात को नहीं कहा गया कि देश में कोरोना का वुहान से बॉम्बे, दिल्ली, पटना सबसे इंपॉर्टेंट शहर को प्रभावित करने वाले उन क्षेत्रों में जहां देश की सबसे रिनाउंड हॉस्पिटल्स हैं, सबसे नामी हॉस्पिटल्स हैं, जो दुनिया में सबसे सस्ती दवा करने का ढोंग करती है, सबसे सस्ते और सबसे अच्छा वैक्सीन बनाने का ढोंग करती है, वो देश पूरे कोरोना का वो क्षेत्र कोरोना से पूरी बर्बाद हुआ और वो क्षेत्र में वो ना हॉस्पिटल काम दिया, ना वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल, सब पैसा लूटने के कगार पर पहुंचे। काम कौन दिया? सरकारी हॉस्पिटल। कौन लोग थे? तो बड़े बड़े डॉक्टर अपने को बिना मतलब का छुट्टी घोषित कर दिए। हमारे 20 से मूल निवासी भाई थे जिनको इंचार्ज बनाया गया, जो वार्ड बॉयज के रूप में, जो वार्ड गर्ल्स के रूप में, वो 2-3 बार उनको पता नहीं कि सुई कैसे लगाया जाता है, फिर भी पैसे, गरीबी और भूखमरी के हालात के कारण
वो अपने जान की परवाह ना करते हुए अगर इस देश में किसी को रक्षा किया और कोरोना के टाइम में, तो मूल निवासी भाई किसी न किसी रूप में 4 बार जाके हिम्मत बढ़ाया। ये देश की हर अस्पताल की वास्तविक स्थिति थी। और सरकारी अस्पतालों को छोड़ के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे, वो लाख रुपया 10 लाख रुपया पैसा उठा रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल से जिंदा आदमी जाने के बाद लाश निकल रही थी और इस तरीके की स्थिति थी। सवाल उठता है कि जब इतने बड़े समस्या पर थी, तो फिर देश में जागरण आंदोलन कौन करेगा? आंदोलन भी हमारे मूल निवासी भाई शुरुआत करेंगे, क्योंकि शुरुआत करेंगे और शुरुआत इसलिए करेंगे क्योंकि उनको ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। वो शुरुआत राजनीतिक रूप से होगी, बाबा साहब के संविधान के अधिकारों के रूप में होगी, सांस्कृतिक चेतना के विरुद्ध होगी, धार्मिक उन्माद के विरुद्ध होगी, राजनीतिक एक नए परिदृश्य में नई सरकार के विरुद्ध होगी, एक नई सत्ता के विरुद्ध होगी, एक आदर्श लोकतंत्र के स्थापना करने के विरुद्ध होगी, एक नए समाजवाद स्थापना करने के विरुद्ध होगी, एक नए समाजवाद की स्थापना करने के लिए होगी, एक आम जनमानस के स्वाभिमान के लिए होगा, एक जनचेतना के लिए होगा, एक नए अधिकारों के लिए होगा, जिसमें ऐसे दलीय जो राजनीतिक और धार्मिक संगठन है जो अपने स्वार्थ हित में बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ करने की जो चेतना करते हैं, उनके जो इस देश के वास्तविक नागरिक है, मूल निवासी है, उनके स्वाभिमान के साथ खेलने का प्रयास करती है। यह आंदोलन उसके द्वारा होगा, उसके खिलाफ होगा जो इस देश के हित में नहीं सोचते हैं। सवाल उठता है कि आंदोलन की शुरुआत कैसे किया जाए? तो आंदोलन की शुरुआत बहुत जल्दी समय के साथ नहीं, बल्कि पहले उसकी एक रणनीति के साथ अपनी चेतना को भी विकसित करने की जरूरत है। हम उस महापुरुषों के वंशज हैं जिन्होंने बड़े बड़े धार्मिक और सामाजिक सुधार करने के लिए लंबे संघर्ष की यातनाओं की, लंबे संघर्ष की कहानियां बनाए, नए लंबे संघर्ष तक उन्होंने अपनी पीड़ा को सहा है। हम पीड़ा को सह रहे इसलिए नहीं कि हम उसका शिकार होना है, बल्कि ऐसे जो चेतना, ऐसे जो राष्ट्र स्तर पर जो एक प्रयोजित षड्यंत्र हो रहा है, जो ऐसे देश स्तर पर एक नए तरीके का समीकरण बना करके हमारे अधिकारों को हनन हो रहा है, हमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमें शोषित किया जा रहा है, इस चेतना को विकसित करना होगा। और इसकी सबसे बड़ी अधिकार होगी जो बाबा साहब ने दिया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब के इन अधिकारों को चेतना में, अपने आध्यात्मिक चेतना में विकसित करना होगा। वो आध्यात्मिक चेतना नमामि बुद्ध का होगा, नमो बुद्ध है, हमारे तथागत बुद्ध के होंगे, हमारे महापुरुषों के होंगे, ज्योतिबा फुले को होंगे, बाबा साहब के विचारों को होगा, राष्ट्र क्रांति और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के विचारों की होगी, नारायण स्वामी गुरु की होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि मैंने बहुत से लेक्चर्स विगत 2-3 जो जिला सम्मेलन में हुआ, उसमें कोरोना के बहुत से आयामों पर चर्चा किया। क्या आंकड़े हैं, क्या हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं कि 561 व्यक्ति पर एक डॉक्टर आपके शहरी क्षेत्र में है और 1500 व्यक्ति पर एक डॉक्टर आपके रूरल क्षेत्र में है। कहां से आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार की बात करेंगे? कैसे आप सुधार की बात कर सकते हैं? 17,000 आप हेल्थ सेंटर की बात करते हैं, लेकिन हेल्थ सेंटर एस्टैब्लिश करने से सुधार नहीं होगा। आप डॉक्टरों को कितना ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप नर्स किस तरीके से बहाल कर रहे हैं, तो एडहॉक पर कर रहे हैं। डॉक्टर्स को कहेंगे कि 25,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल करेंगे, कभी वो ईमानदारी से काम कर पाएंगे? तो समाधान ये उठता है कि हमें अब वो समय आ गया है कि इस तरह का जो राजनीतिक षड्यंत्र किए जा रहे हैं, हमारे अधिकारों को हनन किया जा रहा है, ऐसे अधिकारों को खिलाफ अपने आप को सबल और मजबूत बनाने का क्षेत्र है। मुझे कुछ बातें ध्यान आ रही है कि जब वैज्ञानिक तर्क पर हम कोरोना को आज तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं, अभी तक जो कोरोना की दूसरी लहर हुई, प्रथम लहर में प्रधानमंत्री जी बड़ा घोषणा करते हैं कि हमने एक ऐसा वैक्सीन डेवलप कर लिया है जिसमें कोरोना की दूसरी लहर आने की संभावना नहीं है। इस खुशी में वो ताली दीप सब बजवा देते हैं, थाली भी बजवाते हैं, ताली भी बजवाते हैं, दीप भी जलवा देते हैं। और कोरोना की जब दूसरी लहर आती है तो उनके सभी बड़े बड़े डॉक्टर के अग्रवाल, प्रभात कुमार, ये सारे डॉक्टर्स के साथ में हजारों डॉक्टर्स वैक्सीन लेने के बावजूद भी डेथ कर जाते हैं।
उसका सबसे ज्यादा प्रभाव तो देखिए, जो ब्रिक देशों में अपने को सबसे बड़ा घोषित करते हैं, सबसे बड़ा स्ट्रांग होने का, सबसे बड़ा सॉफ्ट लीडर होने की बात प्रधानमंत्री जी झूठे मंच पर करते हैं, और इसी आश्वासन में इनका ब्राजील देश इनसे वैक्सीन लेता है, ब्राजील पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, और उसके बाद दूसरे लहर में भारत भी बर्बाद हो जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अवैज्ञानिक तरीके से इनकी बातों में ना तो कोई तार्किकता है, ना तो वैज्ञानिक सोच है, ना तो कोई एक ऑथेंटिक रिसर्च है, ना ही इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका कोई प्रभाव है। ये कैसा बीमारी है जो अमीरों को होगा, एसी में रहने वाले को होगा, गरीब सड़क पर चल रहे नहीं हो रहे उनको बीमारी नहीं हो रहा, और उसका सबसे ज्यादा दंश उनको भुगतना पड़ता है। 95% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा मारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पर हुआ। क्या अमीरों के लिए ये सुविधाएं हुई कि सिर्फ गिने चुने? सबसे ज्यादा अगर देश में देखा जाए जो मृत्यु का दर है, उससे बहुत ज्यादा दर कोरोना का नहीं था, लेकिन कोरोना के प्रभाव में जो नागरिकों को और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, मृत्यु का सामना करना पड़ा, ये प्रभाव ज्यादा विकराल बनी, और उसका सबसे ज्यादा प्रभाव मूल निवासी भाइयों को पड़ा। उसका कारण भी यही था कि देश के उस समय भी मजाक बनाया जा रहा था देश की राजनीतिक तंत्र के द्वारा, और इसको जानबूझ के इस विकराल रूप में लाया गया। देश की प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोरोना को अगर लड़ाई लड़ना है तो हम लॉकडाउन घोषित करें। लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है। अरे लॉकडाउन का मतलब होता है कि देश की आपात हेल्थ सुविधाओं को इस वे में मजबूत करना कि ताकि हम जनता को सही तरीके से स्वास्थ्य और उन सेवाओं को कंट्रोल कर पाए। परंतु द्वितीय लहर और तृतीय लहर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बस की बात नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है, वो अपनी इच्छा के बस की बात है। ये लोग घोषणा कर चुके थे कि अगस्त में कोरोना आएगा, नवंबर सितंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा। इस लहज में पूरे सरकार अभी चिंतित है ताकि कोई बड़ा आंदोलन आए, कोई एनआरआई जैसा आंदोलन आए, किसान आंदोलन जैसा अगर देश में बढ़े तो सोशल डिस्टेंसिंग का और कोरोना का तीसरी लहर थोप देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में कांवरियों को कोरोना नहीं होता और केरल में जमात और ईद के नमाज पढ़ने वाले लोगों का कोरोना हो जाता है। तो इसी तरीके से जब देश में कोई विद्रोह आएगा तो हम जनता ने मानसिक रूप से इस तरीके से तैयार कर दिए हैं कि देश में तीसरा कोरोना लहर आएगा, हम थोप देंगे ताकि कोई एनआरआई मूवमेंट ना हो, कोई हमारा किसान मूवमेंट ना हो। इस तरह का प्रायोजित एक षड्यंत्र के नाते हो रहा है। और तभी तो है कि अमित शाह जैसे लोग कलकत्ता के आंदोलन में खुले 10 बीमारी से पीड़ित, हाईली डायबिटिक, हाईली बीमारी, और आंदोलन कर रहे बिना मास्क में, कोरोना का भय नहीं। उस समय देश में लहर चल रहा है। तो स्पष्ट बात है कि हमारे भोले भाले जो मूल निवासी हैं, इस देश की जनता है, उनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। और ये भी बेवकूफ़ बनाने का आज के भी उनकी अगर मन की बात सुन ले तो मन में ये भड़ास जो उनका निकल रहा है देश को, लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, जिस दीनदयाल उपाध्याय का कोई योगदान नहीं, उसको बड़े विश्व लेवल पर वो लीडर बता रहे हैं। क्यों भाई? जो एग्जाम दिया वो बाबा साहब है, जिन्होंने संविधान बनाया वो बाबा साहब है, जिन्होंने मूल निवासी के भाइयों के अधिकारों की बात की वो बाबा साहब हैं, जिन्होंने देश की राह दिखाई वो बाबा साहब हैं, और जिन्होंने तुम्हें सत्ता दी है वो बाबा साहब हैं, और जो तुम्हारी सत्ता के साथ तुम्हारे अधिकारों की बात कर रहे हैं वो भी बाबा साहब हैं। लेकिन तुम जिनके अधिकारों को हनन कर रहे हो वो तुम हो, और तुम बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हो। तुम बाबा साहब के धोखे दिए, तुम हम सबको धोखे दिए, तुम पूरे देश को धोखे दिए। इस तरीके के ऐसे लोग के खिलाफ में जनता और मूल निवासी भाइयों को संघर्ष करने की जरूरत है। जय भीम, जय मूल निवासी संघ। इन इसके साथ अपने बातों को सुधारना।